गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे होंगे। अब चलिए, हम लोग ये जो हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट किए थे, हिस्ट्री का जो धारा स्टार्ट किए थे, प्राचीन काल से पढ़ते पढ़ते हम बुद्ध बुद्ध और जैन को भी पढ़ लिए। अब इसके बाद क्या पढ़ना है? मौर्य काल, मगध एम्पायर का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य। मौर्य के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। पिछले क्लास में जैन धर्म के बारे में पढ़े थे, सारा उसका एस्पेक्ट क्या था नहीं था। उसके पिछले क्लास में बौद्ध के बारे में पढ़े थे, पढ़े तो थे सब लोग। अब क्या है? अब मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य में कितने शासक हुए, कौन किन किन लोग का किस किस क्षेत्र में योगदान है, कौन कौन से युद्ध हुआ, किस कौन कौन सा शिलालेख है, इसी सब से स्टार्ट करेंगे आज। आज देखिए मौर्य काल के बारे में एक बार आप लोग देख लीजिए, मौर्य डायनेस्टी। अब देखिए अध्ययन के स्रोत। मौर्य साम्राज्य कहने का मतलब क्या है? मौर्य डायनेस्टी, इसके सोर्स ऑफ स्टडी क्या क्या है? अध्ययन के स्रोत मतलब सोर्स ऑफ स्टडी दो हैं। एक है लिटरेचर मतलब साहित्य, और दूसरा क्या है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मतलब क्या? पुरातात्विक साक्ष्य। इन सारे चीजों के बारे में आज पढ़ेंगे एक एक करके। पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किसके बारे में दिया हुआ है। ये दिया हुआ है लिटरेचर। पहला क्या था? अर्थशास्त्र। इसकी रचना किसने किया था? तो कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र के बारे में कौन बताए थे? कौटिल्य। अब क्या है? ये फर्स्ट पॉलिटिकल बुक है, ये प्रथम राजनैतिक किताब है। और इसमें क्या है? भूमि को जीतने और उसे बनाए रखने से संबंधित सिद्धांत का वर्णन है। मतलब क्या? इस ये राजनीति का बुक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और इसमें क्या है? ये फर्स्ट पॉलिटिकल बुक है, मतलब पहला राजनीतिक बुक है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि भूमि को जीतना है और उसमें सत्ता बनाए रखना है, उससे संबंधित सारी जानकारी क्या है इसमें दिया हुआ है। इसमें कितने चैप्टर हैं? 15 चैप्टर हैं। देख लीजिए कितना चैप्टर है? 15 चैप्टर। और इसमें राज का सप्तांग सिद्धांत, वैसे 7 सप्तांग सिद्धांत जिसके द्वारा राज चलता हो। तो पहला क्या है? राजा। दूसरा क्या है? अमात्य। तीसरा क्या है? जनपद। चौथा दुर्ग। और उसके बाद सेना। और इसके बाद मित्र। और ये कोष। समझ रहे हैं ना? आज भी राजा होते हैं, अमात्य होते हैं, जनपद होते हैं। उसी का नया फॉर्म अभी आपको प्रेजेंट गवर्नमेंट में दिखना होगा। दुर्ग, दुर्ग समझ रहे हैं ना? किला। और सेना तो सब देश में अभी भी है। और क्या है? मित्र भी है, सारे देश का मित्र है। और कोष मतलब समझ रहे हैं ना? ट्रेजरी, पैसा, इकोनॉमी। समझ रहे हैं ना? कितना अच्छा से इकोनॉमी भी स्टार्ट करेंगे और अच्छे से समझाएंगे आप लोग को। कोशिश रहेगा मेरा समझाने का, और उम्मीद है कि उम्मीद से भी अच्छे से आप लोग समझिएगा। अब देखिए आगे क्या है। आगे क्या है? इंडिका जो है रिटेन बाय मेगास्थनीज। और एक लिटरेचर था इंडिका, क्या है? मेगास्थनीज की इंडिका। कौन था? और ये क्या है? ये मौर्य कालीन, ये किसके बारे में बताता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्था का वर्णन करता है। मौर्य कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्था का वर्णन कौन करता है? इंडिका। और इंडिका किसके द्वारा लिखा गया? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। क्लियर? अब देखिए टंडी के द्वारा एक किताब लिखा गया था, वो है 10 कुमार चित्त। देखिए डंडी जो लिखे थे वो कौन है? 10 कुमार चित्त। अब दूसरा क्या है? मुद्रा राक्षस भी लिखा गया था। उसको क्या बोलते हैं? मुद्रा राक्षस को कौन लिखा? बताइए। विशाख दत्त। और क्या है? 10 कुमार चित्र को कौन लिखे? दंडी। क्लियर? मेगास्थनीज, इंडिका, कौटिल्य जो लिखे थे अर्थशास्त्र। इस साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य के बारे में इन्हीं चार से जानकारी मिलता है। क्या मिलता है? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। उसके बाद राजा का सिद्धांत क्या क्या है, सप्तांग सिद्धांत, सारे चीज का एक्सप्लेनेशन इजिली हो रहा है इसमें। अब देखिए ब्राह्मण साहित्य के अनुसार, मतलब ब्राह्मण साहित्य के अनुसार क्या थे? मौर्य शूद्र थे। ब्राह्मण साहित्य में जो लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है? मौर्य क्या थे? शूद्र। लेकिन बौद्ध और जैन में क्या कहता है? बौद्ध और जैन में क्या कहता है कि मौर्य जो थे ये क्षत्रिय थे। मतलब क्या? ब्राह्मण साहित्य क्या कहता है कि ये शूद्र थे, लेकिन बुद्ध और जैन का जो साहित्य है वो क्या बोलता है? ये शूद्र नहीं थे, ये क्षत्रिय थे। क्लियर? चलिए
आगे देखा जाए, वो तो था साहित्यिक साक्ष्य जिसके आधार पे मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में बताया गया। अब क्या है, आर्कियोलॉजिकल, मतलब क्या, पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से हैं, उसी के बारे में पढ़ना है। अब देखिए क्या है, ये स्टोन और धातु के ऊपर क्या था लिखा हुआ लेख, क्या था, आर्कियोलॉजिकल। और उस वर्ड और सेंटेंस मतलब क्या, पत्थर और धातु पर जो लेख लिखा था, आर्कियोलॉजिकल लेख कहलाता था। अब उसमें क्या है, उसके बाद क्यों लिखा जाता था, ये क्या है, पत्थर और धातु पर लिखा हुआ लेख था। और इस क्यों लिखा जाता था पत्थर या धातु पर, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन लॉ, मतलब क्या, राजा जो रूल्स बनाया, नियम बनाया, उसको जो लागू किया, और उसके बाद क्या है, और उसके बाद क्या है, कानून जो बनाया उसको जो लागू करेगा, उन सारे चीजों को क्या है, उसमें लिखा रहेगा। तो जनता देखकर उससे क्या होगी, परिचित होगी, रूल्स के बारे में जानेगी, उसको कैसे लागू किया जाता है उसके बारे में जानेगी, और कानून के बारे में जानेगी। क्लियर। अब देखिए आगे क्या है, एकदम सॉफ्ट वे में पढ़ना है, मतलब रिलैक्स होके, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे समझना है। अब देखिए क्या है, अब देखिए क्या है, ऑफिशियली ऑर्डर्ड इशूड बाय, क्या है, उसमें क्या है, राजा के द्वारा क्या किया जाता था, ये सरकारी आदेश जारी किया जाता था जिसपे लिखा जाता था। अब क्या है, किंग के द्वारा की जा रही वेलफेयर एक्टिविटी और पॉलिसी जनता को बताना, मतलब क्या, उस सारे चीज पर जो लिखा हुआ था ना, वो किंग क्या समाज के लिए कर रहा है, देश के लिए क्या कर रहा है, उसका क्या क्या नीति है, उस पर लिखा रहता था, और वो उसी के द्वारा जनता को बताया जाता था, ये इस काल में हुआ है, इस काल के शासक ने इस पीरियड में ये काम किए। मतलब क्या, वेलफेयर मतलब समाज कल्याण, राजा के द्वारा जो समाज कल्याण किया जाता था, जो नीति बनाया जाता था, वही सब चीज क्या था, उस पर बताया जाता था। इस पे तो आगे देखेंगे। और इससे क्या होता था, जागरूकता भी फैलता था, इससे लोगों में क्या फैलाना होता था, जागरूकता। अभी भी देखते होइएगा ना, सरकार जो पॉलिसी लाता है, बोर्ड बैनर लगा के बताता है लोगों की, आप लोग पढ़िए, ये पॉलिसी है, इस नियम के लिए, इसके लिए ये पॉलिसी है, इसके लिए ये पॉलिसी, अलग अलग जगह पे हर चीज के लिए अलग अलग पॉलिसी देते हैं कि नहीं देती है सरकार, बिल्कुल। उस समय भी उसी टाइप का पॉलिसी था, जो क्या करते थे, ऐतिहासिक स्रोत मतलब पुरातात्विक स्रोत पे लिखा हुआ था, जो किसका बना होता था, पत्थर और किसके, धातु के बने होते थे, उस पर लिख दिया जाता था, राजा लिखवाता था। अब आगे क्या है, ये टाइप्स, अभिलेख एडिक्ट्स, मतलब इसके टाइप क्या है, शिलालेख, रॉक एडिक्ट, स्तंभ लेख, क्या है, कॉलम एडिक्ट, और गुफा लेख, कैव एडिक्ट। ये कितने क्या है, कितने टाइप का है, रॉक मतलब क्या, शिलालेख, स्तंभ मतलब कॉलम, कॉलम एडिक्ट, गुफा मतलब केव एडिक्ट। क्लियर, ये तीन प्रकार के थे। और इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या कैसे किया गया है, तो कुछ अभिलेख जो थे अशोक से पहले के थे, कुछ अशोक के समय के थे, और कुछ क्या थे, अशोक के बाद के थे। तीन प्रकार का, शिलालेख, स्तंभ लेख, और क्या है, देख लीजिए, गुफा लेख। अब इसी को क्या है, इसमें अलग अलग टाइप का है, तो कुछ अशोक के पहले का है, कुछ अशोक जी के समय का है, और कुछ अशोक के बाद का है। क्लियर। अब देखिए आगे क्या है, अशोक से पहले का अभिलेख कौन कौन सा है, पढ़िए एक बार। एक है पिपरावा अभिलेख, बस्ती और यूपी में है, ये सबसे ओल्डेस्ट एडिक्ट है, मतलब क्या, सबसे पुराना अभिलेख कौन है, पिपरावा, जो बस्ती यूपी में है। दूसरा क्या है, महास्थान अभिलेख, ये वर्तमान में कहाँ पर है, तो बांग्लादेश में है, वर्तमान में महास्थान कहाँ पे है, बांग्लादेश में है। और तीसरा कौन है, सहगौरा अभिलेख, और ये कहाँ है, गोरखपुर यूपी में है। ये अच्छे से एक बार देख लीजिए, अशोक से पहले के अभिलेख, पिपरावा बस्ती यूपी में है, महास्थान बेस्ट कहाँ है, बांग्लादेश में, और सहगौरा कहाँ है, यूपी के गोरखपुर में। क्लियर। पहला और तीसरा कहाँ है, यूपी में, एक है बस्ती में, गोंडा बस्ती इसको बोलते हैं आज वर्तमान में, और एक एक कहाँ पर है, गोरखपुर में, और दूसरा क्या है, महास्थान बांग्लादेश में। ये अशोक से पहले के अभिलेख हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, ये तीनों अभिलेख या एडिक्ट प्राकृत भाषा और लिपि कौन सा था, ब्राह्मणी,
ये जो अशोक से पहले के अभिलेख हैं, ये क्या थे? प्राकृत भाषा में, और इसका लिपि क्या था? तो ब्राह्मणी लिपि था, जो अशोक से पहले लिखा गया था। 3 अभिलेख लिखा गया था ना, महास्थान, और दो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर? अब देखिए आगे क्या है, अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले कौन देखे थे? देखिए जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में रीड किया था। जेम्स प्रिंसेप कब रीड किए थे? 1837 में। और ये इनका लैंग्वेज क्या था? प्राकृत भाषा, प्राकृत था। और लिपि कौन कौन सा था? तो ब्राह्मणी, खरोष्टी और अरामाइक, ये तीनों लिपि था। ब्राह्मणी, खरोष्टी और अरामाइक, ये तीनों लिपि था। और भाषा क्या था? तो प्राकृत भाषा था। क्लियर? अशोक के ज्यादातर अभिलेख, अशोक के ज्यादातर अभिलेख क्या है? अशोक को क्या बोला जाता था? देवानाम प्रिय। ज्यादातर अभिलेख में अशोक को क्या बोला जाता था? देवानाम प्रिय। अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो थे उसमें अशोक को क्या बोला जाता था? देवानाम प्रिय। कोई दिक्कत? आवाज, अगर आवाज तो जा रही है, सब लोग को अच्छे से सुनाई दे रहा है ना? कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए क्या है कि जितना भी अभिलेख अशोक के द्वारा लिखा गया था ना, उन सारे अभिलेख में बहुत सारे ऐसे अभिलेख मिले जिसमें क्या बोला था? देवानाम प्रिय, मतलब क्या? डियर टू गॉड। देवानाम प्रिय का मतलब क्या हुआ? डियर टू गॉड। क्लियर? अब देखते हैं आगे। अब देखिए आगे क्या है, अशोक वर्ड का यूज या अशोक नाम का किस किस अभिलेख में हुआ? मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उद्गोलम अभिलेख में। और किस किस अभिलेख में हुआ? तो मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उद्गोलम, ये सारे जगह पर अशोक का अशोक नाम मिला। किसमें? अभिलेख में, एडिक्ट में। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए अच्छे से देखते हैं। और अशोक के समय 14 बृहद अभिलेख था, जो 8 स्थान पे मिला। बृहद अभिलेख जो थे ना 14 थे, और वो कहाँ मिले? 8 स्थान पे मिले। कितना आसानी से देख रहे हैं आप लोग, कितना कोलैबोरेट कीजिए, समझने का, पचाने का कोशिश कीजिए, और धीरे 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 पचने भी लगेगा, और ये चीज़ धीरे धीरे आपके सिस्टम का पार्ट हो जाएगा। रेगुलेट कीजिए, आदत डालिए समझ के पढ़ने का, बहुत अच्छी चीज़ है। एक बार जब समझ में आने लगेगा ना, फिर आप रिटर्न नहीं होइएगा कभी भी, कोई भी एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या है, जिसमें 14 बृहद अभिलेख था, जिसमें 2 अभिलेख क्या है? शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में। और पहले एडिक्ट में क्या है? पहले अभिलेख में पशु हत्या निषेध, मतलब क्या? पशु बलि नहीं देना है, अशोक के पहले ही अभिलेख में लिखा हुआ है। और दूसरा में क्या है? समाज कल्याण। दूसरा अभिलेख में क्या है? समाज कल्याण। अब अगला क्या है? तीसरा अभिलेख में धार्मिक शिक्षा, मतलब क्या? रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया गया था तीसरा अभिलेख में। अब देखिए चौथा अभिलेख में क्या है? भेरी घोष, युद्ध की नीति की जगह क्या है? धम्म की नीति। कौन दिए थे? अशोक। मतलब क्या? अहिंसा का, मतलब हिंसा नहीं करना है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या है, 8वां अभिलेख में क्या है? धार्मिक यात्रा का वर्णन। 8वां अभिलेख में क्या लिखा हुआ है? धार्मिक यात्रा का वर्णन किया हुआ है। मतलब उस जमाने में भी लोग क्या करते थे? धार्मिक यात्रा करते थे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 13वां अभिलेख, जो 261 क्या है? बीसी में हुआ था, कलिंग युद्ध। इसी के बाद क्या हुआ? अशोक का दिमाग क्या हो गया? चेंज हो गया। मतलब वो अब एक, मतलब अपना जीवन सामान्य करने लगे। मतलब क्या, उनको लगा कि ये बहुत गलत होता है, युद्ध करना एक गलत नीति है। तब जाके वो धीरे धीरे उनका दिमाग बदला, और युद्ध की जगह किसको अपनाने लगे? धम्म की नीति। और 13वां अभिलेख में क्या है वो बता दिए। अब आगे देखिए, अशोक के समय के 7 पिलर एडिक्ट हैं, मतलब स्तंभ लेख कितने हैं? 7 हैं। अशोक मेरठ और टोपरा अभिलेख में क्या है? ये जो है अशोक का मेरठ और टोपरा का अभिलेख, वो कौन ले गया? फिरोज शाह तुगलक, FST। कहाँ ले गया? दिल्ली लेके चला गया। अब आगे देखिए, अशोक का जो कौशाम्बी का अभिलेख है,
उसको कौन ले गए थे? तो अकबर ले गए थे। और कौन था? मानसेहरा और शाहबाज, ये अब क्या है, मेरठ और टोपरा का अभिलेख कौन ले गए? फिरोज शाह तुगलक। और कौशाम्बी का अभिलेख कौन ले गया? अकबर। और अशोक, देखिए ये तो अशोक के समय का अभिलेख था। अब अशोक के बाद, पहले क्या पढ़े? अशोक से पहले का, फिर पढ़ रहे हैं अशोक के समय का। अब पढ़ेंगे क्या, अशोक के बाद क्या अभिलेख थे, कौन कौन अभिलेख थे। तो जूनागढ़ अभिलेख ये बहुत फेमस है। ये कौन बनाए थे? रुद्रदामन। और ये संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। जूनागढ़ का जो अभिलेख है क्या है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ पहला अभिलेख है। और क्या है? इसी में सुदर्शन झील का वर्णन है। जूनागढ़ वर्तमान में कहाँ है? गुजरात की तरफ है। क्लियर? चलिए धीरे धीरे एक सीक्वेंस में जाना है। ये सब चीज जो पढ़ लिए अभिलेख के बारे में, मौर्य एम्पायर के बारे में, अब क्या पढ़ेंगे? मौर्य डायनेस्टी में कौन कौन से राजा हुए और उनका क्या क्या योगदान रहा साम्राज्य के विस्तार में, एक एक करके पढ़ेंगे आराम से धीरे धीरे। क्या आप लोग भी तो चाहते हैं ना धीरे धीरे पढ़ें और समझ के पढ़ें। अब देखिए आगे क्या है। पहला जो राजा है चंद्रगुप्त मौर्य, और इसको क्या बोला जाता है? फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मतलब क्या, मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए ये क्या है? ये किसी एक इंसान का मदद लिए थे, कौन से? कौटिल्य। और उसको कौटिल्य की मदद से किसका हत्या कर दिए? नंद वंश के अंतिम शासक किसका? घनानंद का। और उसके बाद ये किस साम्राज्य का नींव डाले? मौर्य साम्राज्य का नींव डाले। क्लियर? अब देखिए ये कब डाले थे मौर्य साम्राज्य का? तो 322 बीसी में। और क्या है? ये सेल्यूकस निकेटर क्या था? अलेक्जेंडर का सेनापति था। उसको भी कौन हरा दिए? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके बेटी हेलेना से क्या कर लिए? कहीं कहीं पर उसका नाम कार्नेलिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्नेलिया। अब देखिए क्या है, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दे दिया। हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल। ये सारे रीजन अभी वर्तमान में कहाँ हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। कौन कौन से? काबुल, कंधार, और क्या था? हेरात, और क्या है एक देख लीजिए, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान अभी वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। देखिए ये पाकिस्तान का इलाका है, तो इस इलाका को बलूच बोला जाता है, बलूचिस्तान। ये अफगानिस्तान से सटा हुआ ही इलाका है। और इसके ऊपर जो भी है वो क्या है? अफगानिस्तान है। और इधर इस तरफ जाएंगे तो ईरान मिल जाएगा हमको। क्लियर? अब देखिए अब उसके बाद क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो 500 हाथी किसको दिए लेके? आपको बताए थे ना मगध के उत्कर्ष के क्या क्या कारण थे। उसमें क्या बोले थे? मगध में घने जंगल हैं और उस जंगल में क्या पाए जाते हैं? तो हाथी पाए जाते हैं। और वो चंद्रगुप्त मौर्य जो सेल्यूकस को कितना हाथी दिए थे गिफ्ट में? 500 हाथी दिए थे। अब क्या है, ये जो है वेस्ट इंडिया को जीता, पश्चिमी भारत को, और उसमें किसको? पुष्यगुप्त को क्या बनाया? वहां का गवर्नर बनाया। उत्तर पश्चिम भारत, पुष्यगुप्त। और वहीं पर क्या है? सुदर्शन झील का निर्माण हुआ। सुदर्शन झील का निर्माण अभी भी कहाँ? सुदर्शन झील जूनागढ़ में है। और जूनागढ़ अभिलेख में उसका वर्णन है। और वर्तमान में गुजरात राजस्थान का इलाका जो होगा उसी में कहीं ना कहीं ये जगह होगा। क्लियर? अब देखिए आगे क्या है। आगे क्या है? अंतिम समय में क्या किया? अब मान लीजिए सब कुछ हो गया तो अंतिम समय में समझ रहे हैं ना, जो जब आपको इंसान को पता है कि अब जाना है तो कुछ धर्म का काम कर लिया जाए। तो भद्रबाहु से ये जैन धर्म का शिक्षा लिया और ये कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चले गए। और वहां पर क्या हो गया? संलेखना विधि के द्वारा ये क्या होगी? अपने प्राण का क्या कर दिए? त्याग कर दिए। क्लियर? और संलेखना और संथारा के बारे में आपको बताए हैं जैन धर्म में। उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि संलेखना क्या है और संथारा क्या है। क्लियर? अब देखिए क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज क्या था? आया था। सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था कौन? मेगास्थनीज। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त
मौर्य के दरबार में आया था। क्लियर। मेघासनीद के बारे में यदि पूछा जाएगा कि किसके दरबार में आया था, तो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब देखिए दूसरा क्या है, इसी का बेटा है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन है? बिंदुसार। और ये क्या है, इसको उपाधि किसका मिला था? दक्षिण का विजेता। इसको क्या बोला जाता था? दक्षिण का विजेता। अब क्या है, और अमित्र घात भी बोला जाता था। इनको क्या बोला जाता था? अमित्र घात। और क्या है, बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। अब देखिए तक्षशिला आपको तो बताए भी हैं कितना बार, इस रीजन में क्या है? तक्षशिला है। और यहीं पर क्या हुआ? विद्रोह हुआ। इसी रीजन में क्या हुआ? विद्रोह हुआ। तो पहले इसको किसको भेजे थे? सुसीम को। सुसीम हार गया, फिर क्या हो गया? अनसक्सेस रहा। फिर उसके बाद किसको भेजे? तो अशोक को। जब अशोक को भेजे तो क्या हो गया? वो विजन तक्षशिला को अशोक क्या कर लिए? जीत लिए। क्लियर। अब देखिए आगे क्या है। बिंदुसार के दरबार में कौन कौन आए थे? इजिप्ट मतलब क्या मिस्र के राजा टॉलमी टू का राजदूत डायमेकस आया था। कौन आया था? मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय का राजदूत कौन आया था? डायमेकस। बिंदुसार के दरबार में क्या है? सीरिया के किंग एंटियोकस का भी राजदूत आया। समझ रहे हैं ना? डायमेकस का भी राजदूत आया। कौन थे? मिस्र के। और सीरिया के जो राजा थे एंटियोकस उसका भी राजदूत आया। कोई दिक्कत? अब देखिए क्या है, बिंदुसार क्या किए थे? एंटियोकस से क्या क्या लिए? अंजीर। समझ रहे हैं ना? अंजीर आप लोग खाते हैं? अंजीर, मीठी शराब और एक दार्शनिक की डिमांड की थी। सीरिया के राजा से क्या किए थे? एक दार्शनिक का डिमांड किए थे। अंजीर देने दे दिए। सीरिया के राजा जो थे वो क्या किए? अंजीर बोले हम दे देंगे, मीठा शराब दे देंगे, लेकिन क्या है, अपने दार्शनिक को नहीं देंगे। बात समझ रहे हैं ना? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी देश अपने वैज्ञानिक को किसी दूसरे देश को देना नहीं चाहता है। वो उस समय भी देना नहीं चाहता था, आज भी नहीं देना चाहता है। लेकिन इंडिया में क्या है? ब्रेन ड्रेन होता है। इंडिया के जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं क्या है? फॉरेन सेटल हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। पढ़ाई तो इंडिया में करते हैं, लेकिन क्या है, अपने ज्ञान का जो ज्ञान से जो पैसा का अर्जन होता है, मनी जो आता है, वो फॉरेनर लोग को मिलता है बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोग क्या है, यहाँ से बाहर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है, आसानी से कम मेहनत में उनको क्या है, बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आप लोग को नहीं करना है। आप लोग को अधिकारी बन के यहीं रहना है और यहीं के लोगों का क्या करना है? सेवा करना है। इससे क्या होगा? समाज का भला होगा। और समाज का भला होगा तो किसका और भला होगा? देश का। देश का जब भला होगा तो हम सबका भला होगा। क्लियर। समाज को बदलने के लिए किसी न किसी एक को आगे आना पड़ेगा। और मेरा ऐसा विश्वास है कि आप लोग में से कोई ना कोई एक जरूर आएंगे इसमें। अब देखिए क्या है, एंटियोकस का जो था सीरिया से आया था, और टॉलमी जो था कहाँ से आया था? इजिप्ट से। अब देखिए ये दोनों एक इधर तक्षशिला से होते हुए कहाँ आ गए? मगध आ गए। कहाँ आ गए? ये देखिए डायग्राम देखिए, बहुत अच्छे से समझना है। ये सीरिया अभी सेंट्रल सेंट्रल इधर है, अरबियन पेनिनसुला में। और ये क्या है? इजिप्ट या मिस्र, ये अफ्रीका में है। दोनों तरफ से लोग गए, तक्षशिला होते हुए कहाँ पहुंचे? मगध पहुंच गए। समझ रहे हैं ना? तो ब्रेन ड्रेन नहीं होना है, अपने दिमाग का उपयोग अपने देश के लोगों के लिए, अपने समाज के सेवा में लगाना है। कष्ट तो होगा ही, क्या है, कष्ट तो होगा ही, लेकिन उसको क्या करना है? थोड़ा सा त्याग कर देना है। और बिना त्याग किए कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए त्याग कीजिए, तपस्या कीजिए, मेहनत कीजिए और सक्सेस होइए। और सक्सेस होने में जब तक हम हैं आपको सपोर्ट करेंगे और दिल से करेंगे। इसलिए अब क्या करना है कि सबको रिवीजन करना है। जो अब तक पढ़े हैं, क्वेश्चन का भी सीरीज आएगा, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, स्पेशली हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा। लेकिन आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक मौर्य में और राजा भी हैं, एक अशोक भी हैं, उनके बारे में ही पढ़ेंगे।
लेकिन हम आपसे उम्मीद करेंगे कि अब तक के जो सारे वीडियोस गए हैं, जितने भी क्लासेज हुए हैं, उन सारे का क्लास पड़ा हुआ है। आप लोग एक बार रिवाइज़ कर लीजिए और फिर नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे, तो अशोक से आगे का जो साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, उन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से मस्ती के साथ खेलते हुए पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।